Assalamu alaikum ji. Hopefully you all are fine in the best state of health and iman. Welcome to my YouTube channel World of Education. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर टू के पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो नाम से ही आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि कंटिन्यूस जहाँ पे बात हो रही है उसमें इसकी रिकग्निशन क्या होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह के यूज़ हो सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिकग्निशन की तो नाम से ही समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पहचान रिकग्निशन क्या हो सकती है। तो प्रेजेंट का तो आप सबको मतलब पता है, हाल। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, किसी भी काम का जारी रहना। तो इसकी रिकग्निशन इसके नाम से मिलती है, तो आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि टेंस का ही नेम कंटिन्यूअस है, तो इसकी रिकग्निशन भी क्या होगी, रहा है, रही है और रहे हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, उसकी रिकग्निशन में रहा ज़रूर आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यू का मतलब होता है काम का जारी रहना। ऐसा काम जो अभी भी हो रहा है, जो चंद मिनट पहले हो रहा था, हो रहा है और हो रहा होगा, कुछ वक्त आगे तक भी हो रहा होगा, तो ये काम होता है जारी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको बताया, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता से। कोई भी इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, उसमें पहचान क्या होगी, ता से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। अब वो डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उस लिहाज से भी उसमें है, था या होगा लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी सेम यही सीन है। कंटिन्यूस जो भी टेंस होगा, जिसमें भी कंटिन्यूस आप नेम देख लेंगे कि इसमें कंटिन्यूस आ गया है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि इसकी रिकग्निशन रहा हो सकती है। और प्रेजेंट है तो क्या होगी इसकी रिकग्निशन, रहा है, रही है और रहे हैं। पास्ट होता तो क्या होना था जी, रहा था, रही थी और रहे थे। फ्यूचर होता तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, तो चलें बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 से मुराद है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। अब कुछ लोग तो सोचते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो 3 होती हैं, तो हम लोग सुन रहे होते हैं सम टाइम कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती। जिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ing लगा देते हैं तो उसको आप ये तसव्वुर कर लें कि वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ऐसे अगर बात की जाए तो कोई फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स जस्ट 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अगर ing उसके साथ लगा दिया जाए और उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दिया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इज़, एम एंड आर। अब ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ यूज़ होता है। ये भी बहुत सिंपल है, इजीली समझ आ जाने वाला है। तो अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पहले हम देख लें कि इसका कोई और नाम भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो नाउन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगेन इसका सेकेंड नेम भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते थे, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और अगर कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले और आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा टेंस है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। इसकी उर्दू में पहचान अगर मैं बताऊं आपको तो फ़िक्रे के आखिर में आता है रहा है, रही है और रहे हैं। चलें अब इसको हम इंग्लिश में इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन इंग्लिश, दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ अकरिंग एंड कंटिन्यूस। कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है और जारी है। ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज़ हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई ऐसा काम जो जारी है, इसमें भी सारी सेंटेंस में यही बात बताई गई है। ऐसा काम जो जारी है, मुस्तकिल जारी है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। होपफुली आप सबको समझ आ रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी आपने ये नहीं समझना कि ये बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि बहुत मुश्किल है टेंस, उन्होंने काफ़ी लोगों से सुना होता है कि टेंस बहुत मुश्किल है, तो वो उन चक्करों में फिर खुद भी लर्न नहीं करते। तो लर्न तो इनको करना ही नहीं होता, इनको समझना होता है। तो आप इसको ईजी लेके इंटरेस्टिंग समझ के समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस में सेम फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही है, कुछ भी ख़ास चेंजिंग नहीं है। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में फार्मूला लगाया, पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब अंदर के ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किस चीज़ की एडिशन करनी है, ये टेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में तो कोई भी नहीं लगाया था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाया था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एडिशन की थी एस और ई एस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, उसमें जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एडिशन हो जाएगी आई एन जी की, और साथ में हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। सेम हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास नेगेटिव में भी यूज़ होंगे और इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होंगे। अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करें तो उनमें भी सेम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि इसके स्ट्रक्चर से इसके एग्जांपल को किस तरह से समझा जा सकता है। सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, या कोई नेम आ जाएगा, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कुछ भी आ सकता है, किसी चीज़ का नाम आ सकता है, कंट्री नेम आ सकता है। तो ये सब क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। चलें जी, इसके एग्जांपल से समझते हैं इसको। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखें, छोटा सा स्ट्रक्चर आपने इसको चेंज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और आपका कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। तो एग्जांपल से हम इसको अगर समझें, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना था, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम और आर। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। इज़ लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में अब क्या क्या आता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है जी। उसके साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, जब सब्जेक्ट आ जाएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तो क्या लगेगा उसके साथ, हेल्पिंग वर्ब इज़ लग जाएगा। इसके बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, साथ ही आई एन जी और साथ ही ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में ही, शी, इट की जगह आई आ जाता है तो उसके साथ हम लगा देंगे एम। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट की जगह ना आई आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने ऐसे ही किया, पहले सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद क्या लगाते थे जी, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो इसमें भी सेम यही चीज़ होगी, ही सब्जेक्ट है, इज़ क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रक्चर को माइंड में रखे अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ईजीली बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम लगाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी हो गई जी, टेल। हमें कैसे पता चला कि आईएनजी लगाना है, या टेल की जगह हमने टोल्ड लगाना था, या कुछ और लगाना था, या इसकी थर्ड फॉर्म लगानी थी, कैसे हमें पता चला, ये हमें स्ट्रक्चर से पता चला कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एडिशन करनी है आईएनजी की। तो क्या हो गया जी, एडिशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमने क्या लगा दिया, अ लाई। लाई हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ जी, आए जब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास आए, तो सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि हमारा सब्जेक्ट थे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन था, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जस्ट हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आ जाएगी थोड़ी सी, इसकी जगह हम एम लिख देंगे। बाकी सारे का सारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ही इज़ टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये हो गई जी आपके पास एग्जाम्पल्स जिसमें आपने यूज़ करना था इज़। ही की भी, शी की भी और इट की भी एग्जाम्पल्स आ गई हैं आपके पास। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं जिनमें सब्जेक्ट आई यूज़ होता है। इसमें जब आई आ जाएगा तो उसके साथ में क्या लगा देना है, एम। बाकी सारे का सारा सेम रहेगा। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें भी जब हमने इसकी ट्रांसलेशन की तो क्या आया, इसमें रहा है, रही है या रहे
हैं। उर्दू में भी अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आपने उसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा है। तो उर्दू में अगर आपको दिया जाता है वो खाना पका रही है, ठीक है जी। अब आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमें कैसे पता चलेगा इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फिक्रे के एंड पे देखना है कि कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, रहा है आ रहा है या ता है आ रहा है। अभी तक आपने दो टेंसेस सीखे हैं, सो मैं आपको उन्हीं दोनों में से समझाऊंगी। तो अभी मैंने जो आपको बताया सेंटेंस, वो खाना पका रही है, क्या आया इसमें, रही है। तो रही है से मुराद आपको समझ आ जाएगा कि रही काम जारी है, और किस में जारी है, रही है किस में आता है जी, प्रेजेंट में आता है। तो काम जारी है प्रेजेंट में आ रहा है, मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला अपने माइंड में रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या था जी, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट लगाना था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने थे इज एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ ही आईएनजी लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो इज एम आर का डिफरेंस आपको पता चल गया, किसके साथ हम इज लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं और किसके साथ हम आर लगाते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया, इज एम क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आर की तरफ के आर का हमें कैसे पता चलेगा, आर कहाँ पे लगाना है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हो रहा है। सेम है जैसे हमने पिछला स्ट्रक्चर देखा जिसमें इज और एम यूज हो रहा था, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम रहा, जस्ट क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आ गई आर। और लगेगा कहाँ पे आर, जब सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएंगे प्लूरल, वी हम प्लूरल हो गया, यू आप। अब आप हम दो सेंसेस में बोलते हैं, कभी हम एक बंदे को भी आप बोल रहे होते हैं, कभी हम ज़्यादा से बंदे होते हैं उनको भी आप बोल रहे होते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं या ज़्यादा अशखास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने हर यू के साथ जहाँ पे भी आपने यू लिखना है उसके साथ आपने आर ही लगाना है। यू के साथ आर आ गया, उसके बाद दे भी प्लूरल है, वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है ना दे, तो उसके साथ भी हमने आर लगा दिया। और प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाता है, लाइक ज़्यादा सिटीज़ के नेम आ गए हैं, ज़्यादा डिशेस के नेम आ गए हैं, ज़्यादा कंट्रीज़ के नेम आ गए हैं, तो उनके साथ भी क्या लगेगा, आर, क्योंकि वो प्लूरल नाउन हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या हुआ जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास वी, तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर। सेम स्ट्रक्चर था ऊपर, गो जो V1 थी उसके साथ हमने एडिशन कर दी आईएनजी की, टू स्कूल आगे हमने क्या लगा दिया जी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ यू आर वर्किंग वेल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या हुआ जी, यू के साथ हमने क्या लगाना था, आर लगाना था, वो हमने आर लगा दिया और V1 के साथ एडिशन कर दी आईएनजी की, उसके साथ वेल हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज दे आर रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहे हैं। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर था, जैसे हमने ऊपर वाली दो एग्जांपल समझी इसी तरह से ये वाली भी एग्जांपल थी। चलिए जी, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। समझ लें अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहेगा, एक टेंस में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, जस्ट उसमें लिटिल बिट चेंजिंग आती है, वो भी किसकी, कि जब हम पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ नहीं लगा रहे होते, नेगेटिव में आते ही हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। और जब इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट पे ले आना है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, जस्ट लास्ट पे क्वेश्चन मार्क की एडिशन हो जाएगी। तो नेगेटिव को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम जी वही रह गया जो हमने पॉजिटिव में किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमने क्या किया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आकर पॉजिटिव वाला जो जहाँ पे हमने V1 के साथ एडिशन की थी एस और यस की, यहाँ पर आके उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने आईएनजी की एडिशन को ख़त्म नहीं करना, जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस की एडिशन को ख़त्म करना है, वो भी जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने लगेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिल्कुल भी आपने ख़त्म नहीं करना, आईएनजी को अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो मेन टेंस ही आपका पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल आ जाती है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सेम जैसे हमने पॉजिटिव में किया, जस्ट क्या हुआ जी, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट की एडिशन कर दी, नॉट का मतलब होता है नहीं, और नहीं हम लगाते हैं नेगेटिव में। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। थर्ड वन इज़ दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, दोनों।
एक ही हैं। क्वेश्चन सेंटेंस कह लें या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लें, एक ही बात है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट क्या चेंजिंग हुई है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो वाले हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आ गए हैं, इज़ एम आर आ गए हैं सब्जेक्ट से पहले, और बाकी का सारा स्ट्रक्चर वैसा ही है। एंड पे हमने एडिशन कर दी क्वेश्चन मार्क की। ये कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास आ जाए, आपने एंड पे एडिशन कर देनी है क्वेश्चन मार्क की। देखने में तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना इंट्रोगेटिव, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इंट्रोगेटिव में हमने लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। ज़्यादा देखने ही से ही हमें समझ आ जाती है, एंड पे ये क्वेश्चन मार्क लगाओ तो हमें समझ आ जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ ही लिविंग द हाउस, क्या वो घर छोड़ रहा है। अब रहा है मुझे कैसे समझ आई, यहाँ पे मैंने रही है क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे है इज़ ही वो बॉय के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हमने रहा है बोलना है। अगर समहाउ हमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का भी बोला जाता है तो आपने ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सेकेंड सेंटेंस इज़ एम आई नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ या क्या मैं सच नहीं बोल रही हूँ। अब आई में कुछ भी आ सकता है, रही है आ जाए या रहा आ जाए, इसमें इट डजेंट मैटर कि आई में आपने कोई ख़ास ख्याल रखना है। थर्ड वन इज़ आर यू नॉट कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर हमने करने हो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उनमें हम क्या करेंगे, जस्ट नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को मिक्स कर देंगे। मिक्स किस तरह से करेंगे जी, इंट्रोगेटिव का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था लाइक इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे जी, नॉट के एडिशन कर देंगे। हर ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दो सेंटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, दो सेंटेंसेस मिक्स हो रही हैं, उसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट की एडिशन कर देनी है। हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी हम यूज़ करें वो सेम रहेगी, एंड पे क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे एडिशन हो जाएगी सब्जेक्ट के बाद नॉट की। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। इज़ ही नॉट लिविंग द हाउस, ये किसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अगर हम करें तो उसकी एग्जांपल है। समहाउ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव सेंस भी आ रही होती है और इंट्रोगेटिव सेंस भी आ रही होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, दैट्स इट। ओके जी, आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी समझ आ गई होगी, और इसकी भी लेक्चर 2 के पार्ट 1 में जो हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इनके स्ट्रक्चर्स सीखे, इनके एग्जांपल्स को देखा, तो होपफुली आपको इस सब की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह। तो लेक्चर 2 के पार्ट 2 तक के लिए खुदा हाफिज़।